नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी नई दिशाएं। प्रातः घड़ी के अलार्म के स्वर के साथ निकिता की आंख खुल गई। वह उठी और प्रतिदिन की तरह घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के उपरांत उसने अपने दोनों बच्चों को भी जगाया। उनके विद्यालय जाने का समय होने वाला है। वे उठेंगे तथा विद्यालय जाने की तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे। वह उनके लिए नाश्ता बनाएगी, टिफिन तैयार करेगी। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने के पश्चात वह अमिताभ को उठाएगी। अमिताभ भी उठ जाएंगे तथा वह भी उसके साथ घर गृहस्थी के कार्यों तथा ऑफिस की तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे। यह लगभग प्रतिदिन की दिनचर्या थी। निकिता और अमिताभ अपने दोनों बच्चों के उज्जवल तथा सुखी भविष्य के लिए अत्यंत लगन और परिश्रम से घर गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय भेजने के उपरांत वह अमिताभ के साथ चाय पीने बैठ गई। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होते देख वह प्रसन्न थी। प्रसन्नता के इन क्षणों के साथ उसके मस्तिष्क में पुराने दिनों की वो स्मृतियां भी सजीव होने लगी, जब वह और अमिताभ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। निकिता की प्रखर बुद्धि तथा सादगी युक्त सौंदर्य से अमिताभ प्रभावित थे। अमिताभ अत्यंत धनाढ़ उच्च कुल के थे। यद्यपि निकिता का परिवार भी उच्च शिक्षित था। माता पिता दोनों सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत थे। किसी प्रकार का अभाव न था, किंतु जातिगत विषमता अवश्य थी। कॉलेज में अमिताभ अन्य लड़कियों से बहुत कम बोलते। निकिता से बातचीत के अवसरों की तलाश में अधिक रहते। कॉलेज में जब भी आवश्यकता हुई अमिताभ उसकी मदद को सदैव तत्पर रहते। शैने शैने उसकी और अमिताभ की मित्रता प्रगाढ़ होती चली गई। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत निकिता अनेक कार्यालयों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने लगी। लगभग 1 वर्ष के अंदर उसका चयन बैंक में ऑफिसर पद पर हो गया। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत अमिताभ भी अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। व्यस्तताओं के बीच भी यदा कदा अमिताभ से मुलाकात होती रहती। समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा। उसे नौकरी करते हुए 6 माह हो गए थे। अब उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसके रिश्ते की बात अपने परिचित के पुत्र से चलाई, जो डॉक्टर था। उन्होंने प्रथम बार देखते ही निकिता को पसंद कर लिया तथा वे विवाह के लिए उत्सुक हो गए थे। अमिताभ कभी कभी बैंक में आकर निकिता से मिल लेते थे। उस दिन अपने विवाह की बात जब निकिता ने अमिताभ को बताई तो अमिताभ के चेहरे पर उदासी फैल गई। सर्दियां खत्म हुई। मौसम धीरे धीरे करवटें ले रहा था। प्रकृति अपने अनुपम सौंदर्य को देखकर झूम रही थी। ऋतुराज वसंत का आगमन हो रहा था। पौधे वृक्ष नव पल्लव नव पुष्पों से अपना श्रृंगार कर रहे थे। वातावरण में पक्षियों के कलरव मुखर हो रहे थे। सड़क के किनारे खड़े पलाश तथा गुलमोहर के वृक्ष लाल पीले फूलों से भर गए थे। निकिता को ये दिन रात अत्यंत सुखद लग रहे थे। अकस्मात एक दिन सब कुछ परिवर्तित सा हो गया, जब अमिताभ ने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। निकिता समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या उत्तर दे। अमिताभ उसे भी अच्छे लगते थे। लंबा कद, इकहरा शरीर, चेहरे पर एक ठहराव तथा तेज देखने से ही उच्च कुलीन प्रतीत होते थे। अमिताभ को पाकर तो कोई भी लड़की स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगी। किसी की भी कल्पनाओं के अनुरूप था अमिताभ का व्यक्तित्व, कुल तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि। वह जानती थी कि अमिताभ उसे उसकी बुद्धिमत्ता व आकर्षक व्यक्तित्व के कारण पसंद करते हैं, किंतु वह उस जातीय विषमताओं का सामना कैसे करेंगे जो हमारे समाज में सदियों से व्याप्त है, जो अर्थहीन होते हुए भी हमारे समाज में अपनी जड़ें गहराई तक जमा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ इन सब से अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि अमिताभ द्वारा रखे गए विवाह प्रस्ताव पर उसे प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई। उसके चेहरे पर उदासी व बेबसी की रेखाएं उभर आईं। वैसी ही रेखाएं जो निकिता का विवाह तय हो जाने की बात सुनकर अमिताभ के चेहरे पर फैल गई थीं।
निकिता अपनी समस्या को अमिताभ से कैसे कहेगी, वह समझ नहीं पा रही थी कि यह जानकर अमिताभ कैसा महसूस करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कुछ पलों के लिए उच्च शिक्षित परिवार तथा सर्वगुण संपन्न, शिक्षित व ऑफिसर के पद पर कार्यरत वह स्वयं होते हुए भी निकिता खुद को अत्यंत तुच्छ व असहाय समझने लगी, मानो उसकी समस्त योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लग गए हों। विवाह प्रस्ताव का उत्तर कुछ समय बाद देने की बात कहकर निकिता भारी हृदय से घर आ गई। अमिताभ याचक की तरह उसे देखते भर रहे। अत्यंत संघर्षपूर्ण 4 रातें काटने के उपरांत निकिता ने यह सोच लिया कि वह अमिताभ को सब कुछ स्पष्ट बता देगी। यह भी बता देगी कि इस जातीय विषमता से उपजी समस्या का सामना अमिताभ को करना है, सिर्फ अमिताभ को। उसे अपनी योग्यता, अपने व्यक्तित्व पर गर्व है, वह किसी से कमतर नहीं है। यह समस्या उसकी नहीं, अमिताभ की है। वह आज अमिताभ को समाज द्वारा निर्धारित की गई अपनी पहचान, जाति वर्ग से अवगत करा देगी, फिर अमिताभ से कभी नहीं मिलेगी। यूं भी वह अमिताभ से नहीं मिलती, अमिताभ ही उससे मिलने को तत्पर रहते हैं। अमिताभ के प्रति उसके हृदय में भी आकर्षण का बोध होने के पश्चात वह जानती है कि वह और अमिताभ एक दूसरे के लिए नहीं है। सदियों पुरानी समाज की अर्थहीन रूढ़ियां उसे और अमिताभ को एक नहीं होने देंगी। कदाचित अमिताभ में इतना साहस न हो कि वो सामाजिक व पारिवारिक विरोध का सामना कर सकें। अमिताभ को इन सबसे अवगत कराने का दृढ़ निश्चय कर वह घर से कार्यालय जाने के लिए निकल पड़ी। आज उसके हृदय में शांति तो थी, किंतु अमिताभ से दूर हो जाने तथा एक सच्चे मित्र को खो देने की पीड़ा भी थी। शाम को कार्यालय से बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि अमिताभ को ढूंढने लगी। अमिताभ हमेशा की तरह अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करते मिले। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वह गाड़ी के अंदर बैठ गई। अमिताभ ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना चाह ही रहे थे कि उसने गाड़ी न चलाने का संकेत दिया। अमिताभ से कहीं भी न चलने के लिए कहकर वह अतिशीघ्र अपनी बात कह देना चाह रही थी। अमिताभ से उसने कहा, आपसे कुछ बातें करनी है। अमिताभ के हाथ रुक गए और उन्होंने एक प्रश्नवाचक सी दृष्टि उस पर डाली। उसने अमिताभ से कहा, कुछ बातें हैं जो चलते हुए मार्ग में नहीं कही जा सकती, उन्हें चलने से पूर्व बता देना उचित रहता है। मुझे आगे बढ़ने से पूर्व अभी कुछ कहना है। उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, अति आवश्यक बात है तो मैं अभी सुनने को तैयार हूँ। आपके आदेश को न मानूं ऐसा मेरा साहस कहाँ। अमिताभ ने चेहरे पर तथा बातों में हास्य का समावेश करते हुए कहा, मैंने भी दृढ़ता से अपनी जातिगत सच्चाई से उन्हें अवगत कराया तथा पुनः न मिलने की बात कही। अपनी बात कहने के पश्चात उसने अमिताभ के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा। उसे अमिताभ के चेहरे पर गंभीरता तथा चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। तब पश्चात अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, और तुमने मेरे 4 दिन और 4 रातें खराब की। मैं इन तुच्छ बातों को नहीं मानता, मैं सब ठीक कर लूँगा। सिर्फ तुम मेरे साथ रहना, सिर्फ तुम। अमिताभ की आंखें आत्मविश्वास से भरी थी। जीवन की धूप छां भरी डगर पर चलते हुए मेरे व अमिताभ के विवाह को 9 वर्ष हो गए हैं। सहसा तंद्रा टूटी, मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। मैं उठी व कार्यालय जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। अमिताभ को और मुझे एक साथ कार्यालय के लिए निकलना होता है। अचानक अमिताभ के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। अमिताभ फ़ोन पर बातें करने लगे। बातों से आभास हो रहा था कि फ़ोन अमिताभ के पिताजी का था। बातें करते करते अमिताभ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अमिताभ ने बताया कि उनकी मम्मी की तबीयत अचानक रात में खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय अमिताभ के दोनों बड़े भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। उनकी पत्नियां भी बच्चों के साथ मायके में हैं। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश जो है, अमिताभ के दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते हैं। परिवार में मुझे लेकर किसी प्रकार का तनाव न हो, इसलिए मैंने व अमिताभ ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। इस समय मेरे व अमिताभ के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताजी अस्वस्थ हैं। उनकी देखभाल का पूरा उत्तरदायित्व अमिताभ के पिताजी के कंधों पर आ गया है। इस उम्र में कैसे वह घर से अस्पताल तक दौड़ भाग की जिम्मेदारी
अकेले उठा पाएंगे? अमिताभ ने अपने कार्यालय में कुछ दिनों के अवकाश की सूचना भिजवा दी तथा मुझे भी अवकाश लेने के लिए कहा। मैंने तथा अमिताभ ने घर तथा अस्पताल का पूरा उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लिया। माताजी को सघन चिकित्सा कक्ष में रखा गया था। मैंने अमिताभ के पिताजी के खाने पीने व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने के साथ ही साथ उनकी माँ की देखभाल की तरफ पूरा ध्यान दिया। उनकी माँ तथा पिता को किसी प्रकार की तकलीफ न होने दी। धीरे धीरे माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होता गया। 6 दिनों के उपरांत माताजी को अस्पताल से घर जाने की अनुमति मिल गई। डॉक्टरों ने उन्हें हृदय संबंधी रोग बताया था, अतः घर में भी माताजी को पर्याप्त आराम की आवश्यकता थी। अभी तक उनके दोनों पुत्र व पुत्रवधुएं नहीं आ पाई थीं। अमिताभ के पिताजी मेरे अथक परिश्रम व सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। वह बार बार इस बात को कहते कि बेटा, आज तुम व अमिताभ समय पर न आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। माताजी की आंखों में भी कृतज्ञता का भाव होता। वे मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती तथा नजरें मिलते ही दृष्टि झुका लेती। 1 सप्ताह बाद जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अब कार्यालय जाना चाहती हूँ, किंतु मैं प्रतिदिन कार्यालय से यहाँ आकर आपकी देखभाल करूँगी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। मेरी बात सुनकर अमिताभ की माताजी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर स्नेह से मेरे हाथों को पकड़ा तथा बोली, बस बेटा बस, मुझे माफ़ कर दो। मैं संकुचित विचारों के कारण तुम्हें पहचान नहीं पाई। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। यह शिक्षा तुमने मुझे दी है। इस घर में तुम रहो या न रहो, मेरे हृदय में तुम अवश्य रहोगी। यह सुनकर मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। गर्म आंसुओं की तरलता में पुरानी कटु स्मृतियां बहने लगी। कमरे में दूर खड़े अमिताभ की आंखों में मेरे लिए स्नेह तथा चेहरे पर गर्व उभर आया। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी नई दिशाएं।